जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं दीप प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट कल्चरल न्यूज चैनल। अभी तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने अदानी अंबानी को टारगेट करते हुए ये कहा कि ये अदानी और अंबानी जैसी कारपोरेट लोग जो हैं अपना जो ब्लैक मनी झोले में, टेम्पो में भर भर करके राहुल गांधी अर्थात कांग्रेस को दे रहे हैं। बड़ा गंभीरता वाला बयान है। आप इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, फिर समझिएगा उन तथ्यों को जो हम और आप मिलकर के डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत में जो केंद्र सरकार होती है, यूनियन की जो सरकार होती है बनती है, कारपोरेट किस तरह से इसमें भूमिका निभाते हैं, ब्यूरोक्रेट कैसे भूमिका निभाते हैं और किस तरह से लोकतंत्र की वास्तविक आधारशिला अर्थात जनता, जिसे हम प्रस्तावना में कहते हैं वी द पीपुल, तो नेपथ्य में रख दिया जाता है, भुला दिया जाता है। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई कि देश में जो काला धन है, वो मोदी जी बता रहे हैं कि अदानी अंबानी जैसे लोगों के पास ब्लैक मनी है और वो टेम्पो में और झोलों में भर करके कहा जा रहा है, कांग्रेस के पास जा रहा है। यानी इस वीडियो को सुनने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कारपोरेट के पास में ब्लैक मनी है। यानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहर लगा दी है। साथ ही यह भी लगता है कि ये जो ब्लैक मनी है किस में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं नशेखोरी में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और हम जानते हैं कि अदानी पोर्ट से और अभी सरकार की हिरासत से बड़ी मात्रा में जो जब्त हेरोइन थी, मादक जो पदार्थ थे, वो गायब किए जा चुके हैं। ये भी बात समझने की है। यानी जो कारपोरेट है वो किस तरह से कार्य करता है। यहां पर केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार को बनाने में क्या क्या आवश्यक पड़ता है। अभी एक धारणा थी और माननीय काशीराम साहब के उदय से पहले ये एक सच था, स्थापित सच था कि सरकार बनाने के लिए कारपोरेट चाहिए और उसको सपोर्ट करने वाली ब्यूरोक्रेसी और विशेषकर एक जाति समूह की ब्यूरोक्रेसी चाहिए और मीडिया आपको चाहिए। अब कारपोरेट ने क्या किया, मीडिया को अपने हाथ में ले लिया। निजीकरण जब से लागू हुआ तो ये और ज्यादा मजबूत हो गई। पहले तो प्रिंट मीडिया में काम होता था, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, वो कारपोरेट ने खरीद ली और इस तरह से उसने सरकार को बनवाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की है। ये बात क्लियर हो गई है इससे। लेकिन ईडी और सीबीआई को लेकर के जिस तरह से दुरुपयोग की बातें हुई हैं, अगर नरेंद्र मोदी का यह बयान है, वो एक पीएम के पद के उम्मीदवार और वर्तमान में पीएम के का बयान है, तो क्या ईडी और सीबीआई को इस मामले की जांच नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि आपके पास ये सूचना आई कैसे है? वैसे हालांकि तथ्य समझ में आने लगा है कि जब सत्ता जाती है तो दिमाग खराब होता है और बढ़ती उम्र में इसका प्रभाव कुछ ज्यादा होता है और ये पूरा मामला जो है वो हताशा और निराशा का मामला है। लेकिन इसकी बारीकियों को समझेंगे, जैसे मान्यवर साहब कहा करते थे कि हम जनता से पैसे लेते हैं, वो सीधे जनता के पास जाते भी थे, लेते भी थे चुनाव के समय। तो वो ये बात कहते थे कि हम जनता से पैसा लेते हैं तो किसके हित की नीतियां बनाएंगे, अर्थात जनता के हित की नीतियां बनाएंगे। जो व्यक्ति कारपोरेट से पैसा लेगा वो किसके हित के लिए कानून बनाएगा, तो वो बनाएगा कारपोरेट के लिए। अमूमन ये मान लीजिए कि जो 10 साल
मोदी जी ने जो किया है, यानी 9 साल से तो ज्यादा, मतलब 9 साल से ज्यादा हो गया है, वो पूरा का पूरा कारपोरेट इसमें किया हुआ है। अभी बीमा का, किसानों का, और जो जो योजनाएं बनी है उससे जनता को कम और कारपोरेट घरानों को ज्यादा फायदा हुआ है। अब यहां से मैं बताऊं आपको कि कारपोरेट और नेताओं का जो गठबंधन है उसकी भेंट कौन चढ़ा, उसकी भेंट चढ़े हम और आप लोग। कोविशील्ड जैसी एक कंपनी थी, वैक्सीन थी, और उस पर कोई ट्रायल नहीं किया गया कि कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, किनको अन्य बीमारियां हुई, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई जांच एजेंसी नहीं बनी, ताकि बात की पैटर्न को हम लोग क्या करें, देख सकें कि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। लेकिन जब लोग मरने लगे, हार्ट अटैक से मरने लगे, तो चर्चा में आए। और ये जो चर्चा आई कि कोविशील्ड से हार्ट अटैक हो सकता है, ये बाहर की मीडिया, बाहर के देश से आई है, अपने देश में तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया। तो ये जो कारपोरेट जब सरकार आती है तो उसकी बलि की भेंट कौन चढ़ाई जाती है? जनता चढ़ाई जाती है। अब आप सोचिए, मोदी जैसे व्यक्ति ने एक आदेश दिया नोटबंदी का, यानी ये लोकतांत्रिक तानाशाही का निर्णय था, किसी से पूछा नहीं और अपने मुंह आके बक दिए कि 8 बजे से नोटबंदी लागू है। साथ ही अब आप ये देखिए, लगातार जो उनके निर्णय हुए हैं उससे कौन प्रभावित हुआ? जैसे मीलों तक लोग चले, पैदल चले, भूखे प्यासे बच्चे चले, उसमें उनका मैनेजमेंट नहीं दिखाई दिया। तो कहते हैं ना कि एक नदी जो होती है, नदी में जब धीमे धीमे गाद जमती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो नदी भी प्रदूषित होती है और उसके पीने वाले भी प्रदूषित होते हैं। अमूमन क्या है कि इस कारपोरेट की दलाली में मोदी जी ने अपने आसपास इतनी गाद जमा कर ली है कि उनके अपने साथी ही साथ छोड़ने लगे हैं। और ये मोदी जी की जो हताशा है कि अदानी अंबानी पैसा दे रहे हैं, ये उसी का प्रतिबिंब है। क्योंकि जब सहारा नहीं मिलता है, या ये लगता है कि ये दूसरे को भी हेल्प कर रहे हैं और इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा मोदी जी को जो धक्का लगा होगा अपने विश्वास का, यानी उनके मित्र जिन्होंने 9 साल उनका साथ निभाया है, अब उनको लगने लगा कि मोदी की सरकार नहीं आ रही है, तो ये ईगो हर्ट हुआ, फिर ये हताशा में बढ़ निकले हैं। और साइकोलॉजी से ऐसा होता है। हम तो नेताओं के भाषण के ही देख के बता सकते हैं कि इसकी मंशा क्या चल रही है ना। इसलिए साइकोलॉजी एक अहम विषय होना चाहिए इस देश में। अब देखिए, सरकार को चलाने में, सरकार को बढ़ाने में कारपोरेट अपना पैसा लगाता है, फिर वो किसी न किसी रूप में निकालता भी है। मोदी ने तो एक डंडा लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड से जो वसूली की है, उससे 2 बातें क्लियर हुई। पहली बात है कि पीएम पद का कारपोरेटीकरण हुआ, अर्थात पीएम का, जैसे पहले सुल्तान और मुगल बादशाह क्या करते थे, अपने आप को देवी घोषित कर देते थे। जैसे बलबन ने अपने आप को क्या कहा कि पैगंबर, खुदा की छाया कहा। पहले लोग महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसे पदवी धारण किया करते थे ताकि वो अपने पद को देवी कर करके ज्यादा मान्यता ले सके। इसमें मोदी जी ने बड़े पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को पकड़ा, फिर अपने पास डंडा लिया और अपने पद का कारपोरेटीकरण कर दिया। यानी प्रधानमंत्री जैसे पद को, जो वेलफेयर के लिए सबसे बेस्ट आपकी पोस्ट है इस इंडिया में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका कारपोरेटीकरण कर दिया। और उसी प्रकार जैसे कि सुल्तान महमूद जो गजनबी है, वो अपने आप को सुल्तान घोषित किया, मैं दुनिया का सुल्तान हूँ, है, उसी प्रकार इन्होंने कह दिया मैं कारपोरेट घरानों का बाप हूँ, पॉलिटिकल एंटायर पे मैं सब कुछ कर चुका हूँ। तो ये जो घमंड होता है, ये हिटलर और ऐसे लोगों को भी हुआ था, फिर बाद में वो हताशा में अपनी आत्महत्या भी किया है। तो मुझे लगता है कि उसी दशा, मानसिक दशा से प्रधानमंत्री इधर गुजर रहे हैं। मीडिया ने उनके पूरे भाषण नहीं दिखा रही है, अब तो मीडिया ने भी लगभग हाथ खींच लिए हैं। और सबसे बड़ी जो हताशा उनको लगी होगी उत्तर प्रदेश के सीएम से, जो योगी हैं। अब योगी के लगभग भाषण पूरे चल रहे हैं, लेकिन पीएम और अमित शाह के कर दे रहे हैं। तो आने वाले लोग समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी में उफान किसका है, अगला नया पीएम कौन हो सकता है, तो उधर आप पैसा लगाइए, और विपक्ष में कौन आगे बढ़ रहा है उस पर पैसा लगाइए। और ये कारपोरेट हमेशा ध्यान रखना, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो अपनी सत्ता का होता है, आने वाली सत्ता का वो हमेशा स्वागत करता है। जैसे यहाँ का जगत सेठ ने अंग्रेजों का साथ दिया
है ना। तो ये बात को कम से कम बहुजन समाज के राजनीतिकों को ये बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही एक हैरानी वाली बात थी कि जो लोग कह रहे थे कि युवाओं के मुद्दे नहीं है, रोजगार के मुद्दे नहीं है, इस बार जो विभिन्न मीडिया समूह हैं, विभिन्न जो सर्वेयर हैं, 2019 की तुलना में अगर आज महंगाई की तुलना की जाए तो जब लोगों से पूछा गया था तो 4 से 5% लोगों ने 2019 में कहा था कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन 2023 के दिसंबर तक आते आते लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर जो अपने वक्तव्य दिए हैं, जो सर्वे के जो आंकड़े हैं वो हैं कि ये 25 से 27% तक लोगों का मुद्दा बन चुका है। और सबसे ज्यादा खतरनाक मुद्दा बना कोविशील्ड का। जब लोगों की मौतें होने लगी, मीडिया छपने लगा, ये सरकार दबाती रही और ये हिंदू मुस्लिम मंगल सूत्र केवल इसलिए मोदी बोल रहे थे कि ये कोविशील्ड का मुद्दा ना बन जाए, प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा ना बन जाए, है ना। और जो 370 पे जो दावा कर रहे थे और ये वहां से भगोड़े हो गए, यानी जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, ये मुद्दा न बन जाए, मीडिया में चर्चा न बन जाए, तो इनको लेकर के वो उलझुल बयान देते रहे। अरे कौन, अब आप सोचिए मंदिर बन गया, कौन उसमें बदलेगा, कौन तुड़वाएगा, किसी की औकात है क्या इस देश में? फिलहाल तो नहीं है। और 2 भैंस है, 1 भैंस इसको दे देंगे, उन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बहुत कुछ ज्यादा बोले, तो ये सब क्या होते हैं? ये हताशा केवल होते हैं। और ये एक कोई एक प्लानर इसको पेश नहीं करता है। मोदी जी एक्चुअली में क्या है कि हताश है और वो ऐसे मुद्दे उछाल करके जो मेन मुद्दा है, कोविशील्ड का मुद्दा है, प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा है, बीजेपी शासित राज्य क्राइम में टॉप 4 में बने हुए हैं, इस पर डिस्कशन ना हो जाए। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से दुरुपयोग किया है, चुनाव आयोग को जिस तरह से दुरुपयोग किया हुआ है, इनकी संस्थाओं पर कब्जा करके अंदर से खोखला कर दिया है, ये अब जनता में मुद्दे बनने लगे। तो बस ये इन्हीं मुद्दों को जो मेन मीडिया ना हड़प ले, इसलिए ये बयान दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो उसमें असफल भी हुए हैं। अब यहां मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा ये 80 करोड़ की बात करते हैं, तो उस पर भी इनको नंगा कर देना जरूरी है कि जिस देश में 80 करोड़ जनता मुफ्त का अनाज ले रही हो, उसकी इकोनॉमी की बात कैसे की सकते हैं यहाँ पे? यानी ये जॉबलेस ग्रोथ है और ये इकोनॉमी कुछ लोगों की इकोनॉमी है, कुछ पूंजीपतियों की इकोनॉमी का सिनेरियो है, और मोदी जी ने वही दिखाया है। अब इसकी परत खुलने लगी, परतें खुलनी तो प्याज की जैसे छिलके उतरते हैं, तैसे जो मोदी ने अपना एक ओरा बनाया था खुदा होने का, राजनीतिक खुदा होने का, उसकी जनता ने परतें उधेल दी, तो ये हताशा की वर्ड आए हैं। लेकिन जिस तरह से जॉबलेस ग्रोथ हुई है, कितने लोगों की जॉब गई है, इस पर चर्चा मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? उन्हें करना भी चाहिए कि इतनी मेरे समय में इतनी गई है। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने पीएसयू को बेचा है, इससे भी जो आरक्षित जो पद है बहुत कम हो गए हैं। अब बहुजन समाज में और जो शेड्यूल कास्ट में और ओबीसी में जो नेता है, इन मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे इन्होंने एक पाइपलाइन के तहत सारे पीएसयू यानी सरकारी कंपनी को बेचने का क्या रखा हुआ है, एक ठेका बना रखा है, एक बकायदा प्लान बना रखा हुआ है कि 5 साल में कितने बेचेंगे। यानी आप सोचिए, रेलवे में एफडीआई का लागू होने का मतलब है कि आज नहीं तो कल यहाँ के सारे पद प्राइवेट में चले जाएंगे। ये इतना जल्दी तो नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। तो जिस तरह से इन्होंने कंपनियों को बेचा है और संविधान पर इनके लगातार जो सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, वो बोले हैं, इनकी छुपी मंशा जब बाहर आई है और इस मुद्दे को विपक्ष ने ले लिया, और ये विपक्ष ने नहीं ले लिया, जनता का मुद्दा था जो विपक्ष अपनी भाषा में बोलने लगा है। आप किसी भी दलित से पूछ लीजिएगा, वो एक ही बात कहता है कि नहीं, हाँ संविधान ये बदलना है, और संविधान को बदलने के लिए 400 सीट चाहते हैं, और इस बार हालत किसी भी हालत में इनको हराना है। और ये जानना समझ लीजिएगा, तीसरे चरण तक आते आते आरएसएस और इनकी थिंक टैंक के पास ये सूचना पहुंच चुकी है कि ये अब रिपीट करने में थोड़ा सा मुश्किल होंगे, इनको मुश्किल होगी है। तो ये जो घबराए हुए जो लोग हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ी मात्रा में जो सड़कों पर संविधान लेके चलता है, वो समुदाय इनके खिलाफ वोट कर रहा है,
उन्नाव में देखिए, बरेली में, बदायूं में, संभल में, आगरा में, जिस तरह से जो शेड्यूल कास्ट की प्रमुख जातियां, प्रभु जातियां जिसे कह सकते हैं, जो संविधान को लेकर ज्यादा चलती हैं, उनके बयान आए हैं। उन्होंने अपनी मूल पार्टी के से परे हट करके इस बार गठबंधन को वोट दिया हुआ है। ये मीडिया पर और सोशल मीडिया पर तो वीडियो वायरल है, और हमने तो पूरे अभी 10 सीटों पे मैंने पूरा जानकारी लिया। जो अपने जो बुद्धिजीवी थे, वामसेप के जो लोग थे, तो उन्होंने पुष्टि की यहाँ की बड़ी मात्रा में इस बार गठबंधन को वोट जा रहा है, वो शेड्यूल कास्ट का जा रहा है। सोचिए, ये हालांकि गठबंधन का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान नहीं है कि उन्हें मिल गया है, संविधान केंद्र बिंदु में आ गया है, संविधान को बदले जाने की जो भावना को केंद्र बिंदु में आ गई है। तो ये जो पब्लिक है वो जागरूक हो गई और एंटी मोदी वोट कर रही है, ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने 5-6 जो लोग हैं जो इस पर बहुत ज्यादा विश्लेषण रखते हैं, हमने कहा कि यह मोदी का पतन है और योगी का उद्भव है एक नए रूप में। तो एक बड़ा हैरानी वाली बात की कि देखिए, अमित शाह और योगी की तो कभी बनती नहीं है, लेकिन अब योगी और उनके जो पूरे जो लोग हैं वो मानने लगे हैं कि अब मोदी का जाना तय है और योगी का आना भी तय है। तो उनका जो लॉबी है, बड़ी मात्रा में जो लॉबी है, वो योगी की तरफ जाने लगी है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मीडिया उनको पूरा दिखा रहा है, और साथ ही योगी की जितनी डिमांड हो रही है, सही मायने में देखिएगा कि उन्होंने जो भी निर्णय लिए हो, हालांकि उन पर खराब भी आरोप लगे हैं, अच्छे भी आरोप लगे हैं, वे एक राजनीतिक केंद्र में आने वाली शख्सियत की अगर बात करूं तो निश्चित रूप से मोदी को रिप्लेस करने के लिए योगी और उनकी टीम की दस्तक दिखाई भी दे रही है बीजेपी में। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मोदी जी ने अदानी और अंबानी जैसे अपने मित्रों को, जिन्हें वो बहुत बड़ी मात्रा में लाभ पहुंचाते रहे हैं, उनको क्यों टारगेट किया है, अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे, बताएंगे, तो फिर मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में भी शामिल करूंगा। और अगर कोई नई अवधारणा होगी तो वो अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को मैं जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।